क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास लिखा हुआ है यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, गॉस जॉर्डन मेथड बेटे किसको कहते हैं? रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को। किसको कहते हैं? रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, अभी पीछे हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, वो किसको कहते थे? एचेलॉन फॉर्म को। और गॉस जॉर्डन मेथड कहते हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को। ठीक है बेटे, कंसिस्टेंट सोल्यूशन की कंडीशंस वही पुरानी है, मैंने फिर भी यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको याद रहे। सोल्यूशन वैसा ही है, हमने जस्ट एंड पे देखना है कि सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा। तीनों रैंक सेम आ गए तो सोल्यूशन यूनिक होता है। रैंक सेम आ जाए लेकिन अननोन जो है वो उससे कम हो तो इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और रैंक ए भी अगर सेम ही ना आए तो नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले देखो तो मैंने नीचे वाली इक्वेशन ऊपर लिखी क्योंकि ये बड़ा नंबर है। 4 में से 3 जाए तो 1 बन जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, रो 1 में से रो 2 को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास आएगा 1 6 3 1 6 माइनस 8 और 3, बाकी एज इट इज आ जाएंगी। चलो अच्छा, अब देखो तो हमने इन दोनों को क्या बनाना है? जीरो बनाना है। अब जब इन दोनों को जीरो बनाना है तो बेटे आप लिखें ये कौन सी रो है? रो नंबर 2 में -3 रो 1 होगा क्योंकि ये +3 है। रो नंबर 3 को -2 चाहिए विद रो 1। रो 1 बेटे रेफरेंस रो को कहते हैं। इससे आपके पास जो डेटा बनेगा वो बनेगा 0 -22 27 0 13 15। ओके जी बच्चे, 1 के नीचे तो जीरोस आ गए, अब इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैं लिखती हूँ, हम करेंगे रो 2 को 22 -22 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 0 1 27/22 और ये -2 है तो 2 को जब 22 पे डिवाइड करेंगे 1/11 आएगा। ठीक है, 0 -13 15 -4 1 आ गया। अब बच्चे एचेलॉन फॉर्म में तो सिर्फ नीचे जीरो बनाते थे, रिड्यूस में ऊपर और नीचे दोनों जगह जीरोस बनाने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ऑपरेशन लिखते हैं। बेटे 6 को जीरो कैसे बनाएंगे? ये रो 1 है, +6 है तो -6 चाहिए और रेफरेंस इस बार रो 2 है। 13 के लिए लिखें, ये रो 3 है, -13 है ना तो +13 से 0 होगा और रो नंबर 2। चल ये ऑपरेशन लिख दिया। हमारे पास इससे रिजल्ट आएगा 1 0 -7/11 27/11 0 1 22 27/22 1/11 और लास्ट में आएगा 0 0 -21/22 -31/11। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इस वाली एंट्री को मुझे क्या बनाना है? 1 बनाना है। ओके सो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी मैं रो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? उसके रेसिप्रोकल से 22/21 से और माइनस का साइन। ठीक है, उससे क्या होगा कि मेरे पास ये टर्म 1 हो जाएगी। तो बच्चे आपके पास डाटा क्या रह गया? 1 0 -7/11 27/11 0 1 27/22 1/11 0 0 1 62/21। ठीक है, अच्छा ये 1 आ गया। अब इन दोनों एंट्रीज को जीरो करना है। बेटे यहाँ पे आप ऑपरेशन लिखो, अब इसको अगर जीरो करना है रो 1 ये माइनस है ना तो +7/11 चाहिए रो 3 रेफरेंस के तौर पे, ये बच्चे ये रेफरेंस लेते हैं। रो 2 में +27/22 रो 3। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमारे पास जीरोस हो जाएंगे और यहाँ पर जो टर्म्स आएंगी वो आएंगी आपके पास 13/3 26/7 और 62/21। ठीक है, अच्छा अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती थी, इस बार देखो एग्जैक्टली सेम आंसर्स आए हैं। अब अगर मैं यहाँ से आपको
आंसर्स दिखाऊं, ये देखें यहाँ से z का आंसर क्या आया, अच्छा ये x1 x2 x3 है, तो x3 का आंसर आया, ये शुरू से लिखना है बच्चे, ये देखें x1 है, बाकी दोनों 0 है, x1 का आंसर आया 13/3, x2 का आंसर आया 26/7 और x3 का आंसर आया दिस वन। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चे। अब बाकी पार्ट्स मैंने सॉल्व करके फिर आपको दिखाती हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए ये सारी वैल्यूज लिखने में जो टाइम लग रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी है और सोल्यूशन लिखेंगे। पार्ट नंबर 2 बच्चे, पार्ट नंबर 2 में देखें 2 - 3 7, 4 5 - 3 और 10 - 4 18। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरी रो को 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने 2 पे इसलिए डिवाइड किया बच्चे क्योंकि मेरे पास 1 बनाने के लिए ये बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो कॉम्प्लिकेटेड ही होना था, मैंने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। सो ये 1 आ गया, -3/2, 7/2, 1/2। अब जब ये 1 आ गया, इन दोनों को क्या करना होता है, 0, तो बटे 4 को 0 करने के लिए रो नंबर 2 है -4 रो 1, 10 को 0 करने के लिए रो 3 -10 रो 1। आपको ऑपरेशन लिखने मैंने बच्चे सिखाए हैं बहुत डिटेल में, ऑपरेशन लिखने इजी है। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें कि रेफरेंस आपने किसको लेना है। अच्छा जी, उससे ये दोनों टर्म्स क्या हो गई, 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 11 को 1 बनाना होता है, तो बच्चे रो 2 को 11 पे डिवाइड कर दें, रो 2 को 11 पे डिवाइड करने से ये टर्म 1 बन गई। ओके, अच्छा अब देखो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह जीरोस बनाने होते हैं ना, तो ऊपर वाले 0 के लिए लिखें, ये कौन सी रो है, रो नंबर 1, -3/2 है तो +3/2 चाहिए, और इस पर रेफरेंस रो 2 है। इस 11 के लिए देखें, रो 3 -11 रो 2। अच्छा जब मैंने ये किया तो मेरी पूरी रो 0 हो गई। अच्छा अगर अब पूरी रो 0 हो गई तो बेटे रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी ये दोनों तो 2 आ गए, लेकिन अननोन्स तो 3 थे, तो ये सेकंड कंडीशन में चला गया। और बेटे हमने सेकंड कंडीशन में पढ़ा था कि इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं बेटे, आपने पढ़ा हुआ है कि हम लेट करते होते हैं, तो मैंने जो लास्ट टर्म है जी की, x1 x2 x3 है ना बेटे, एक सेकंड रुके, इसको x1 x2 x3 करें, तो मैंने x3 को t कर दिया। ठीक है, x3 को मैंने t पुट कर दिया, तो बेटे x2 का आंसर ये x2 है। यहां से देखें x2 क्या आ रहा है, -17/11 x3 इज इक्वल टू 2/11। अच्छा एक सेकेंड, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, मैंने सिर्फ जो है ना यहाँ पर XYZ लिख दिया था। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, x3 को t पुट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x2 -17/11 x3 इज इक्वल टू दिस टर्म, तो ये माइनस हो रहा है, इस साइड पे प्लस हो गया। ठीक है, फिर ऊपर वाली इक्वेशन कहती है x1 13/11 x3 इज इक्वल टू दिस वन, सो x1 का आंसर आ गया, ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे माइनस हो गया। ठीक है, तो अब ये इन टर्म्स ऑफ t आ गए, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये था आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखें बेटे, पार्ट नंबर 3 के अंदर आपके पास अगेन 1 1 1 दिस, ये सब आ रहा है। अच्छा मैंने फिर सोल्यूशन उसी में लिख दिए थे, तो इनके नाम बदल देते हैं पहले ही, ताकि आपको मसला ना हो। ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। अच्छा जी बच्चे, अब यहाँ सबसे पहले देखें 1 ऑलरेडी बना हुआ है, 2 और 4 को आपने क्या बनाना है, 0। इसके लिए ऑपरेशन लिखें, रो 2 में क्या चेंज आएगा, -2 का रो 1। 4 के लिए देखें, रो 3 है, क्या चेंज चाहिए, -4, रेफरेंस कौन है, रो 1। ये आपने परफॉर्म किया तो आपकी ये दोनों टर्म्स क्या बन गई, 0। अब इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब अगर इसको 1 बनाना है बेटे, तो इसको -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने रो को -5 पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। अब क्योंकि ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है, इसके नीचे और ऊपर दोनों जगह क्या होने चाहिए, 0। इसका 0 कैसे बनेगा, रो 1 में से रो 2 माइनस हो जाएगी, और इसके लिए क्या होगा, रो 3 ये -2 है
+2 लिखेंगे और रेफरेंस तो ये वाली थी ना रो 2, ये बन गया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, इस -9 को 1 करना है, तो रो 3 को -9 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये सोल्यूशन आ रहा है। अच्छा, अब जब मैंने ये देखा तो मेरे पास अभी भी देखो ये 1 तो आ गया, इसके ऊपर जीरोस चाहिए, ये तो 0 बना हुआ है। अब ये 0 बनाना है तो रो 1 को रो 3 से माइनस कर दिया, ये आ गया आपके पास सोल्यूशन। तो बेटे x1 की वैल्यू आ गई 44/15, x2 की आ गई 1/5, x3 की आ गई 4/15। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए रैंक ऑफ ए बी अननोन, तीनों सेम आ गया, 333 आए ना। सो आपका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट हुआ और यूनिक सोल्यूशन की वजह से तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चे। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में बच्चे आप देखो, अब इसमें इस यहाँ पे 1 था तो मैंने ये वाली ऊपर पहले लिखी है, 1 2 -4 8, फिर 2 7 10, 2 11 13। 1 तो मेरे पास बना बनाया आ गया, इन दोनों को 0 बनाना है, तो रो 2 -2 रो 1, रो 3 -2 रो 1। ठीक है, अच्छा अभी मैंने कैसे लिखे हैं बेटे, ये +2 है ना, -2 विद द रेफरेंस रो, ये 2 है -2 रेफरेंस रो, ये 0 हो गए। अब 11 को मुझे क्या करना था, 0 बनाना है, तो मैंने रो 2 को -11 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास सबके नीचे 11 आ गया। अब ऊपर नीचे दोनों जगह 0 बनाने हैं, इस 2 के लिए क्या लिखेंगे, रो 1 -2 रो 2, और -15 के लिए लिखा रो 3 +15 रो 2, क्योंकि इस बार रेफरेंस है रो 2। अच्छा, आपके पास सिचुएशन ये आ गई। अब इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो रो 3 को इसके रेसिप्रोकल 11/39 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 आ गया। दिस टू टर्म शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 होने चाहिए। ऑपरेशन लिखे बेटे, ये रो 1 है, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगी टर्म, रो 3 रेफरेंस है, ये भी माइनस में थी प्लस में आ गई। so, ये आ गया आपके पास रिजल्ट। ठीक है, रैंक, नंबर ऑफ अननोन्स तीनों सेम आ गए। तो बेटे आपके पास रिजल्ट में क्या आया, x1 की वैल्यू, x2, x3, बच्चे x1, x2, x3, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटे। आपने अब ये पॉइंट भी सीख लिया कि कैसे आपने गॉस जॉर्डन मेथड को सॉल्व करना है। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड में एचेलॉन फॉर्म थी, गॉस जॉर्डन में रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म थी। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है सॉल्व द सिस्टम यूजिंग क्रैमर रूल। बच्चे आप क्रैमर रूल ऑलरेडी 9-10 में पढ़ के आए हुए हो, तो अब हमने उसी को बस यूज करना है और अपना सिस्टम सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वो ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म बनाएंगे। तो अगर आप देखो तो ए वाली मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगी, 1 1 1 2, एक सेकेंड इसको जरा सेट कर लेते हैं, चले 1 1 2 -1 -2 3 3 -7 4। ठीक है, x की ब्रैकेट आपके पास बनेगी x1 x2 x3, और बेटे b वाली ब्रैकेट आपके पास क्या बन रही है, 8 1 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते होते हैं, a का डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट आ गया 0 तो ये हो जाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स और सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, लेकिन बेटा पेपर में आपके पास बहुत कम चांस होता है सिंगुलर वाला क्वेश्चन है, वो देते ही वो वाले हैं जो नॉन सिंगुलर, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 के अलावा ही आएगा। एक्सपैंड करते हैं, 1 के साथ आएगा -2 3, दिस वन -1 आपके पास आएगा -1 3 3 और 4, 2 के साथ आएगा -1 -2 3 -7, तो ये क्या आ जाएगा -8। ठीक है, -1 के साथ आएगा -4 -9 7 6 13 +13 +26 52, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलें,
बच्चे अब अगर आपको याद हो तो इसका सोल्यूशन हम कैसे देखा करते थे, आपने लेना होता था डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, ठीक है। सो ए एक्स वन, उसमें क्या होता था, जो x1 वाली वेरिएबल है इसकी जगह आप b वाली वैल्यू लिखा करते थे। कैसे, मैं आपको याद कराती हूँ बच्चे, 8 1 10, बाकी दोनों पुरानी आएंगी, ठीक है, दिस वन। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो बेटे मैं आपको सोल्यूशन बता, इसका आंसर आएगा 156, ठीक है। इसी तरह ax2 लेंगे, ax2 का मतलब है सेकंड रो नहीं लिखनी, इसकी जगह 8 1 10 लिखना है, 1 वाली एज इट इज, सेकंड की जगह आएगा 8 1 10, थर्ड एज इट इज, ठीक है। बच्चे इसका सोल्यूशन आता है 52। ax3, बच्चे अभी अब आपने खुद एक्सपैंड करनी है, मैं अब आपको का रिजल्ट बता रही हूँ। x3 दिस वन, इसकी जगह आएगा 8 1 10, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाए, बाकी बार डिटर्मिनेंट आप खुद ही ओपन कर लोगे। सो दिस इज 104। अब आपको याद हो तो सोल्यूशन कैसे लिखते थे, x1 कैसे आता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ax1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 156 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आता है 3, ठीक है। अच्छा जी, x2 कैसे आएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट a पे डिवाइड होगा, बचे 52 पे डिवाइड होगा तो क्या आएगा 1। x3 आप लिखते होते हो डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 104 डिवाइडेड बाय 52, बट ये होता है 2। सो आपका रिजल्ट जो आएगा 3 1 2, ठीक है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चे, बहुत इजी सा था, सिर्फ आपने डिटर्मिनेंट लेने, ठीक है। ग्रामर रूल आप पहले भी पढ़ चुके हो, वैसे ये इंपॉर्टेंट भी है, खैर ये आपकी पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में अगर आप देखो सबसे पहले वही मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 2 1 -2 5 2 8 1 4, एक्स की मैट्रिक्स में वेरिएबल्स आ जाएंगे और बी वाली मैट्रिक्स में आ जाएगा 0 1 -1। तो पहला स्टेप क्या है, हमने डिटर्मिनेंट लेना होता है, बेटे एक्सपैंड करो रो से, इसका साइन चेंज करना होता है, नेगेटिव लगाना होता है, 1 के साथ आएंगे दिस वन, ठीक है। 5 4 20 -2 -8 8 2 16 -2 8 5 40, ठीक है। जब आप ये कर लोगे उसके बाद आपके पास 20 में से 2 जाए 18 18 2 36, ये आपके पास आएगा 48 -42, बच्चे आंसर आ गया 42 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी और सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। चलिए अब 1 बाय 1 मैट्रिक्स बनाते हैं। ax1 की मैट्रिक्स ये सबसे पहली रो की जगह आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको मैं बताती हूँ बच्चे -6 है। अब ax2 है तो ये वाली नहीं लिखनी, इसकी जगह आएगी बी वाली मैट्रिक्स, ठीक है। होप सो आपको बच्चे याद आ चुका होगा कि ये आप पहले कर चुके हो, सिर्फ वो ये फर्क था कि उस वक्त 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, अब 3 क्रॉस 3 है। x3 की जगह ये नहीं लिखना, ये लिखना है 0 1 -1, ठीक है। इससे आपके पास आंसर आता है 0, ठीक हो गया। चले अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग वैल्यूज लिखते हैं। बच्चे x1 का आंसर क्या आना था, -6 किस पे डिवाइड होगा, 42 पे, -1/7। x2 कैसे आएगा, 6 डिवाइड होगा 42 पे यानी कि +1/7। x3 का आंसर ही 0 है, क्योंकि 0 किसी में भी डिवाइड हो आंसर तो 0 आता है। सो सोल्यूशन विल बी इक्वल्स टू -1/7 +1/7 और 0, ठीक है।
ये था आपका सिंपल सा सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। ओके जी, सबसे पहले ए मैट्रिक्स जीरो आएगा सबसे पहले तो, क्योंकि x1 की वैल्यू नहीं है। 3 6 -3 6 6 3। बी मैट्रिक्स आप क्या लिखोगे, सारे वेरिएबल्स, और सॉरी ये एक्स मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स आ जाएगी 1 -2 5। ओके हो गया। चलिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। जीरो के साथ आएगा 6 -3 6 3। बच्चे मैं हमेशा फर्स्ट रो को एक्सपैंड करती हूँ, आप कोई भी रो कोई भी कॉलम एक्सपैंड कर सकते हो। ये -2 है, +2 आ जाएगा, और 3 के साथ दिस वन, जीरो से सारा जीरो हो जाएगा। 3 3 जा 9 प्लस 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 माइनस 6 6 जा 36, 2 into 27, 3 into -18, 54 -54 इक्वल टू 0। अब अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए, इसका मतलब है मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा पहले बताती हूँ क्यों। देखो अगर ax1 निकालते भी हो तो उसको किस पे डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट पे। कोई भी चीज जब जीरो पे डिवाइड होगी तो वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो आप कहोगे हेंस सोल्यूशन ऑफ, आप लिख सकते हो इसको बच्चे, लाइन में आपको लिखवाते हैं, द सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आप बेटा वैसे सिर्फ ये भी लिख दो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट तो भी ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये था आपका पार्ट नंबर 3। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट है। ओके जी, पार्ट नंबर 4। सो पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखो तो आपके पास जो डेटा गिवन है, सबसे पहले ए लिखें, 2 1 3 1 -2 1 दिस वन, एक्स की ब्रैकेट बना ले और बी की ब्रैकेट बना ले। चलो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ओपन करना है। देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा। बच्चे 2 है, 2 के साथ 2 वाली टर्म्स लिखी, +1 है, इसका साइन चेंज हो जाता है। बच्चे अगर आपको याद हो तो ये हमने क्यों चेंज करते थे, को फैक्टर मेथड में हमने ये सीखा है कि वो उसकी पावर -1 की पावर में ऑड नंबर आता था। भूलना नहीं है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके सो ये क्या आ गया, 2 + 4 + 3 इंटू 4 5 6 6 2 12 -4 + 4 2 3 6। बचे 22 आया है, नॉट इक्वल टू 0, इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। चलो जी देखते हैं सोल्यूशन कैसा है। बच्चे सबसे पहले ax1, x1 के मतलब है पहली वाली रो की जगह, पहले वाले कॉलम की जगह ये कॉलम लिखेंगे 1 2 4। ठीक है, अच्छा सोल्यूशन आपको मैं बता देती हूँ बेटे, पहले हम जरा मैट्रिसेस पूरी कर लूं मैं। ax2 का मतलब है मिड वाली टर्म की जगह 1 2 4 आएगा, और ax3 इसका मतलब है थर्ड की जगह आएगा। वन टू फोर। ठीक है, अच्छा जी, इसका आपके पास आंसर आता है 12 -14 और 4। ठीक है, सो x1 क्या आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 22। तो अगर हम इसकी कटिंग करें 2 के टेबल पे 6/11। x2 का आंसर आएगा -14 डिवाइडेड बाय 22, सो -7/11। x3 क्या आएगा, 4/22, यानी कि आपके पास
देखा जाए तो 2/11। तो सोल्यूशन क्या एग्जिस्ट करेगा, x1 x2 x3, 6/11 7/11 2/11। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और चारों पार्ट समझ आए होंगे। ठीक है,